जय हिंद, वंदे मातरम, अकाल सहाय। दोस्तों और मित्रों, बुजुर्गों और बच्चों, आपके आगे मेरे आप जी के होस्ट तेजिंदर सिंह की जो आपने को बुलाई गई है, जो आपको नमस्कार की गई है, वो प्रवान करनी आप जी के हुजूर में हाजिर है आपका होस्ट बिट्टू रानू, फौजी बिट्टू रानू। यानी कि मैं आप जी के आगे आज हिंदी में एपिसोड पेश करने जा रहा हूँ। पहला मेरा एक पहले एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया था और एक आज अभी करने जा रहा हूँ। पहले मैं 2 वीडियो शूट की थी, बड़ी मेहनत की थी, इसलिए थोड़ा मेरा गला भी खराब होगा और थोड़ा बोलने में कुछ दिक्कत भी होगी, और इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं 2 वीडियो करीबन 1.5 घंटे की शूट की थी, जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं मैक लगाया हुआ था, मैक की बातों कर रहा था, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई और मेरी अपनी गलती की वजह से उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो चुकी, इसलिए मैं डाटा ख़त्म कर दिया और उसकी जगह अभी ब्लूटूथ इसका जो मैक होते हैं एयरफोन का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इसलिए गुजारिश थी कि कोशिश थी कि मैं अपना जेड़ा ऑडियो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए मैक का इस्तेमाल कर रहा था, पर उस दोनों वीडियो में ऑडियो नहीं आई, सिर्फ वीडियो बनी। तो ऑडियो की प्रॉब्लम करके उसको डाटा साफ करके मैं फिर दूसरी बार कोशिश कर रहा हूँ। इस बार जो मेरा वीडियो होगा वो करीबन 45 मिनट से कुछ कम होगा, करीबन 42, 43, 44 मिनट का होगा। तो वीडियो के बीच में अगर कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, कोई आवाज़ हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर पंजाबी बोलने में भी कोई प्रॉब्लम हुई, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, पंजाब रेजिमेंट इन्फेंट्री से रिटायर हूँ, और हिंदी बोलने का तो मुझे तजर्बा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, क्योंकि मैं पंजाबी माहौल में रहता हूँ, पंजाब का रहने वाला हूँ। घर में और समाज में हमारे पंजाबी बोली जाती है। हिंदी स्कूल में पढ़ी है, फौज में रहते हुए हिंदी बहुत बोली है। 18 साल से ज़्यादा मैंने नौकरी की है इंडियन आर्मी पंजाब रेजिमेंट में, 14 पंजाब में, अल्फा कंपनी 3 प्लेटून मेरा पूरा एड्रेस है। कई बोलते हैं ना कि अपना एड्रेस ना बताया कर, तो मुझे ऐसा कोई काला पीला नीला काम नहीं है फौजी का जो मुझे डर होगा कि मैं बड़े प्राउड फील करता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी से रिटायर पर्सन हूँ, और सिर्फ कागजी कार्रवाई में रिटायर हूँ। ऑन ग्राउंड तो मैं पूरी तरह एक्टिव हूँ। अब पूरा मुल्क के प्रति वफादार हूँगा और रहूँगा भी, जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, तब तक मुल्क के प्रति वफादारी फौजी की ऐसे ही रहेगी। तो आज मैं जो वीडियो बनाई थी, या अभी बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, उसमें मैंने टॉपिक था कि 3 राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत, कांग्रेस का हुंजा फिर सफाया, और आम आदमी पार्टी का खाता ना खुलना। इसके बारे में, इस टॉपिक के ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगा। बीजेपी किस लिए कामयाब हुई, कांग्रेस किस लिए हारी, आम आदमी पार्टी का क्या रोल था, आम आदमी पार्टी वहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई। मैं खुद आम आदमी पार्टी का वोटर हूँ। जो मैं समाज में सुनता हूँ, देखता हूँ, बाजता हूँ, और जो सियासी तौर पे मैं मीडिया, सोशल मीडिया और पब्लिक के बीच में जाके जो लोगों से बातचीत करते हैं, और आम आदमी पार्टी की कारगुजारी के बारे में जैसे हम बड़े प्राउड से, पहले हम जब फौजी अन्ना हजारे साहब की बातों में आके केजरीवाल और भगवंत मान के डायलॉग सुन के हमने श्रोमणी अकाली दल का साथ छोड़ा और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आज जो हमारी आम आदमी पार्टी ने 4 स्टेटों में अपनी नाकामी हासिल की है, इसके पीछे क्या कारण है, लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर क्या न्यूज आ रही हैं, कौन से चुटकुले चल रहे हैं,
कौन सी खबरें चल रही हैं, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे विस्तारपूर्वक, और कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है ये 43-44 मिनट की हम बनाएंगे। और गले ने साथ दिया और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम ज़रूर सफल होंगे, आपकी दुआ से सफल होंगे, आपकी अपील से जो खुदा के आगे, गॉड के आगे की जाती है। इसलिए मेरी जो है ये वीडियो मैं इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया भर में जो लोग पंजाबी नहीं समझ सकते, जिनको पंजाबी प्रॉब्लम है, उनके लिए शूट कर रहा हूँ। और पंजाबी वाले तो हिंदी समझ ही लेते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पंजाबी लोग नहीं जानते उनको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों, मेरा बेनती है पंजाबी और नॉन पंजाबियों के लिए कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये आपकी मेहर से, कृपा से बहुत ग्रोथ कर रहा है, बहुत बढ़ फुल रहा है। आपका शुक्रिया। और गुजारिश फिर है, जब जो यूट्यूबर होता है, कोई भी नया होता है, जब वो बोलता है कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी का निशान है उसको दबा लो, और वीडियो देख के आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करो, तो मेरी बेनती है कि डिसलाइक तो बिल्कुल ना करो। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला अफजाई होता है, मेरा जो मनोबल अप होता है। तो मैं और मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नया ब्लॉग बनाने की और नई वीडियो अपलोड करने की, लाइव अपलोड करने की। इंसान अपनी ही बातों से, अपने ही कामों से सीखता है। मैं भी कोई ना कोई मतलब काम करता रहता हूँ यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए कोई ना कोई ब्लॉग बनाता रहता हूँ, और ब्लॉग बना के अपने ही कामों से, अपनी ही गलतियों से सीख लेता हूँ और आप ही काम सीधे कर लेता हूँ। आजकल अगर कोई गलत हो जाता है काम, तो उसको ठीक करने का जो आइडिया तो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बिना पैसा दिए ही दुनिया भर का मिल जाता है। तो उन भाइयों की मदद से जो कि टेक्निकल ब्लॉग बनाते हैं, उनकी मदद से मैं अपना जो ब्लॉग बनाते समय जैसे कोई ऑडियो प्रॉब्लम आ गई, कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उसको ठीक करता हूँ, अपनी क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करता हूँ। ये तब भी होगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का जो निशान है, घंटी का निशान है, उसको दबाएंगे। फिर आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड होता हूँ या लाइव होता हूँ, तो आपको उसी वक्त आपको नोटिस मिल जाएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी कुछ आवाज़ें बूझे अगर आएंगी, वैसे कोई स्पीकर अनाउंसमेंट करते, सब्जी सुब्जी बेचने वाले भी यहाँ फिरते हैं, उसके लिए आपको बर्दाश्त का मादा कैब रखना पड़ेगा। तो आप इस फौजी भाई के लिए जिसने 18 साल देश की सेवा में लगाए हैं, उसके लिए अपना चैनल जरूर मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों मित्रों को फरमाइश करें कि मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करें। मैं प्रमोशन के लिए कह रहा हूं, चैनल के मेरे प्रमोशन के लिए। मित्रों, आपको बेनती आपको है ये कि मोदी साहब की पार्टी यानी कि बीजेपी जो है, वो भारी बहुमत के साथ 3 स्टेटों में जो है उन्होंने जीत हासिल की है, और चौथी स्टेट में भी अपनी पहले के मुकाबले में दुगने एमपी, यानी कि तेलंगाना स्टेट में भी करीबन पहले 4 थे, अभी 9 हो गए हैं, यानी कि दुगने से ज़्यादा उन्होंने एमपी जीत गए हैं, एमएलए जीत गए हैं, एमपी नहीं एमएलए जीत गए हैं। बीजेपी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो तो बोलते थे कि शायद हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में जीतने की उनकी तवक्को नहीं थी, ना ही उनका कोई अनुमान था कि वो छत्तीसगढ़ में जीत जाएंगे। वो तो बोलेंगे, सोचते थे कि मुश्किल से इज्जत बचेगी, बस 2 जमातें कांग्रेस जीत जाएगी, 2 स्टेटों में कांग्रेस जीत जाएगी, 2 स्टेटों में बीजेपी जीत जाएगी। उनकी उम्मीदों से ज़्यादा जो वोट पड़े हैं, ज़्यादा सीटें आई हैं, जितने वो अनुमान इलेक्शन से पहले लगा रखा था उन्होंने, उससे ज़्यादा जो सफलता हासिल हुई है, उसके लिए जो उनके कैंडिडेटों ने, उनकी लीडरशिप ने, उनके वोटरों ने जो दिन रात मेहनत की, मशक्क़त की, आवाम का दिल जीता, उसके लिए पब्लिक का, जनता का दिल जीता, उसके लिए उनका
उनको लाख लाख बधाई हो, कोट कोट मुबारक हो, उसको करोड़ों की तादाद में मुबारक हो। उनका बहुत बहुत उनका जो है धन्नवादी भी हैं ਅਸੀਂ जिन्होंने इतनी मुशक्कत की, जिन्होंने इतनी मुशक्कत की अपने जो है पार्टी को जिताने के लिए। और उनकी ख़ास तौर पे जो सियासी लीडरशिप है, जिन्होंने जिसको दड़ेबंदी को छोड़ के अपने इंटरेस्ट में, राष्ट्र के इंटरेस्ट में और अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में वोटें डाली या डलवाई, लोगों का अवाम का जो पब्लिक का जो जनता का जो विश्वास जीता, उसके कारण उनको भारी बहुमत मिली। उसके लिए उसको कोट कोट लख लख बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद भी, मेहनत के लिए शुक्रिया भी उनका, जो दुनिया के लिए एक मिसाल बने। और हमारे देश की के जो हम सोशल मीडिया वाले हैं, कम से कम दुश्मनों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के लायक तो हो गए। वरना तो जो हमारी पहले पुरानी कारगुजारी है 70 साल जो कांग्रेस ने किया है, वो तो कांग्रेस वालों को छोड़ के सभी को पता है, क्योंकि कांग्रेस कभी अपनी कमी को कमी समझती नहीं। वो तो बोलते हैं जी हम तो दूध दोए हुए हैं, जिसको मेरी भाषा में बोले कि मिल्क वॉश है। और उनके वो तो नेक कलंक है, उनका तो कोई गुनाह है ही नहीं। बाकी सही है, उनको अब आज तक एहसास ही नहीं हुआ अपनी कमियों का, हमेशा अपनी खासियत और गुणों का गायन करते रहते हैं। और पप्पू जी जो हैं हमारे कांग्रेस के आज शायद प्रेसिडेंट हैं, राहुल गांधी और पप्पू मौलाना पप्पू। अभी मौलाना पप्पू जी जो है वो तो अपनी गलतियों का एहसास करते नहीं, सगों वो तो एक जोकर टाइप आदमी है, जिसको पप्पू भी कहते हैं। पप्पू जो है दिन रात मेहनत करते हैं जो कांग्रेस पार्टी का नवाजे जनाजा पढ़ाया जा सके। और अभी उनकी इस इलेक्शन के बीच में उनके जो कांग्रेस के तबूत था उसके ऊपर ठोकर लगा दी गई है, उसमें ठोक दिए गए हैं। और मुझे लगता है 2024 की जमातों तक या अपने 2024 की वोटों तक कांग्रेस जमात का जो नवाजे जनाजा पढ़ी जाएगी, ये नवाजे जनाजा मौलाना पप्पू जी पढ़ाएंगे। उसके लिए वो दिन रात लगे हुए हैं, मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों की तरह इंशाल्लाह लाजमी कामयाबी हासिल होगी और कांग्रेस का जनाजा पढ़ाया जाएगा। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम जीते, हमारे के ऊपर पब्लिक का भरोसा था, यकीन था। मैं इस बार इसलिए यकीन की बात करूंगा कि पहले 70 साल क्या होता था। पहले 70 साल क्या होता था कि बाहर से आतंकवादी आते थे, टेररिस्ट आते थे, गुंडे बदमाश आते थे। और इस देश में कभी मुंबई में, कभी पार्लियामेंट हाउस में, कभी लाल किले में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं वो बम धमाके करते थे, आतंकवादी अटैक करते थे। कई बार तो वो कार्रवाई करके भागने में भी कामयाब हो जाते थे। वहाँ लाहौर में, इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में कराची में तो ऐसे माई के लाल थे जो वहाँ पर ट्रेनिंग लेके, हथियार लेके बॉर्डर क्रॉस है कश्मीर के जरिए करते थे, चाहे पंजाब के जरिए, चाहे राजस्थान के जरिए करते थे। वो तो इंडिया में आके इंडियनों को मार के चले जाते थे या खुद मर जाते थे, मार के मर जाते थे। लेकिन हमारे 140 करोड़ बहन भाइयों में किसी में ये औकात भी नहीं थी और जमीर भी नहीं थी। जो दुश्मन बॉर्डर के उस पार आतंकवादी कैंपों में या जेलों में बंद हैं, जब कैंप में खतरा होता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है, वहां जाके उनको टकाने लगा सके, उनको टपका सकें, उनका लंगोजा और बांसुरी बजा सकें। लेकिन बीजेपी की जब से सरकार आई है, दुनिया में ये कहा जाता है कि जो भी लोग टपकाए गए हैं, सौदे गए हैं, जिनका सौदा लगाया गया है दुनिया भर में, उनकी पहले लिस्ट देख लो। जो बोलते हैं जी जब मोदी साहब नहीं थे तो मनमोहन सिंह साहब वगैरह थे, उस टाइम तो बाहर से दुश्मन आके हमें टपका जाता था, हमें सौदा लगा देता, हमें गड्डी चढ़ा देता था। और आजकल जो
पता नहीं, दुनिया तो कहती है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी साहब की और अमित साहब की, और जो अमित शाह साहब की, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, इनकी जो तिकड़ी है, ये दिन रात दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के और घुसके मारती है। वैसे भी मोदी साहब का एक डायलॉग था कि हम देश के दुश्मनों को उनके अपने ठिकाने पे घुस के मारेंगे, और वो बोलते थे बड़े प्राउड के साथ कि हमने एयर स्ट्राइक की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। अभी तो कुछ सालों से तो कुछ अज्ञात व्यक्ति, पता नहीं वो कौन है, लेकिन जगह जगह जाकर, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं भी दुनिया का देश का दुश्मन कहीं भी छुपा हो, उनको ठोकने में, उनका बाजा बजाने में, उनको टपकाने में दिन रात लगे हुए हैं। जो पिछले कुछ सालों में, एक दो सालों में देश के दुश्मनों को टपकाया गया है दुनिया में, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। पहले तो पाकिस्तान को आतंकवादियों का, मुजाहिदीन का स्वर्ग बोला जाता था, लेकिन अभी इस स्वर्ग के अंदर भी, जन्नत के अंदर भी जो है टेररिस्ट महफूज नहीं है। वहाँ पर भी पता नहीं चलता कब अज्ञात व्यक्ति आते हैं और आके किसी को गोलियों से छननी कर देते हैं, और किसी के फूड में पॉइजनिंग करके मार दिया जाता है। कभी आता है कि भाई कोई ना कोई दिल का दौरा पड़ने से मर गया है। पहले तो कोई मरा नहीं था, पहले तो लंबी लंबी एज जीते थे। आजकल अगर कोई दिल का दौरा पड़ के भी मरता है तो मुझे उस पर भी शक होता है, और दुनिया शक करती है। वो बोलती है जी कांग्रेस के 70 साल में तो खांसी जुकाम से भी नहीं कोई मरा, कोई नजला से भी नहीं मरा। अभी तो पाकिस्तान में कोई आतंकवादी जो है वो कोविड-19 से मर जाता है। कभी कोई बोलते हैं जी दवाई ओवरडोज होगी तब मर गया, कभी बोलते हैं जी दिल का दौरा पड़ने से मर गया, कई लोग तो फूड पॉइजनिंग होके भी मर गए। वो समझ नहीं आती, कहते खाते था मुर्गा सी, कहते कोई मुर्गे सी बीमारी ऐसी होनी है जो कि मुर्गे वाली बीमारी हुई डाल दी जाती है, और उसका भी इंतकाल हो जाता है। कल जो मुंबई बम धमाके में जो मुजरम था, कोई उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद इसमें मैं लिखा होगा, नहीं मित्रों इसका नाम तो उसका मेरे नाम पे नहीं है। उसका नाम तो मेरे पास है नहीं, शायद मैं ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा। वो जेल में था, मुंबई अटैक जो हमलावर था उसका नाम था, वो था जेल में बंद था, और हाँ जी वो जेल के बीच में बंद था, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार दबाव डाला जा रहा था कि उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई करो करें। पहले तो पाकिस्तान मानता नहीं था कि उसके पास ये मुजरम जो कि मुंबई हमले के लिए मुजरम था, लेकिन इंडिया ने इंटरपोल से कांटेक्ट किया और उसको वहां से पकड़वा दिया। पहले तो बोलता था जी ऐसा कोई इस नाम का तो हमारा आदमी नहीं है, भारत हमारा नाम बदनाम कर रहा है। जब फिर बाद में जब उनको पकड़ने के लिए मजबूर किया, फिर उस जो मेहमान को पकड़ के जेल के बीच में मुर्गा मच्छी खाने के लिए और हनीमून मनाने के लिए डाल दिया था। उसके लिए एक स्पेशल कुक भी था जो उसके लिए खाना बनाता था। पता नहीं किसने क्या, जालिम ने क्या किया, और उसको खाने के बीच में पॉइजन डाल के उसको बेहोश कर दिया। बाद में उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे वो भी उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी गई। उससे पहले जो लोग अब तक जिनकी नमाज जनाजा पढ़ी जा चुकी है, पंजाबी में इसको बोलते हैं अरदासा सोधिया जा चुका है, उसके नाम मैं बताता हूँ। जिनको मरवाया गया है, ये बोला गया है कि इनको दुनिया कहती है भी शायद भारत सरकार की एजेंसियां जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर इनको मारने का जो सिलसिला लगातार जारी है। जहाँ कई चैनल बोल देते हैं, जो मेरी भाषा जिनकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, कि उसको टपका दिया, उनको निपटा दिया, उनको ठुकवा दिया। कई यूट्यूबर बोलते हैं इस टाइप की भाषा, तो मैं भी कुछ ऐसी उनकी हुई बातें सुन के लेके आया हूँ।
इसलिए मेरी बोली में भी उनकी झलक नज़र आती है। वो मेरी भाषा नहीं है, वो उन यूट्यूबरों की है। ख़ास तौर पे जो सैयद रिजवान अहमद हैं, यूट्यूब के ऊपर सैयद रिजवान अहमद का फेस टू फेस प्रोग्राम चलता है, उसमें ये इस टाइप की भाषा बोलते हैं। और बाकी जो यूट्यूबर है पाकिस्तान के, मैं कमर चीमा, फ़खर यूसुफजई, आरजू काजमी, आलिया शाह और वगैरह के मैं सुनता हूँ। और तैग टीवी वाले जो तहर असलम गोरा साहब है, उनको भी सुनता हूँ, उनके काफ़ी प्रोग्राम मैं लाइक करता हूँ। तो उसमें मुझे ये पता चला है कि एक अकरम गाजी नाम का आतंकवादी था, जो कि हाफिज सैयद का दाहिना हाथ माना जाता था। वो केपी के बेचोर इलाके बेचोर इलाके में मारा गया। एक मौलाना हरीमुल तारक है जो कराची के आहोरी इलाके में मारा गया। दाऊद मालिक है जो कि उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया। सैद लतीफ़ है जो कि 10 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में नमाज जनाजा पढ़ रहा था नमाज पढ़ रहा था। उसके साथ में 2 और नमाजी थे। मॉर्निंग टाइम में नमाज पढ़ रहा था। उन तीनों की किसी ने नमाज जनाजा पढ़ दी। जियोर रहमान था जो कि 28 सितंबर 2023 को आतंकवादी जैसे मोहम्मद दे कराची में जो था, अपने कराची में था जे, और अपने किसी प्रोग्राम के लिए जो कि लोगों को वो भड़काता था, आग लगाता था, वहाँ जा रहा था, वो वहाँ मार दिया। 20 सितंबर 2023 को खालिस्तान आतंकवादी सरदूल सिंह सुखा दूने के कनेडा में मारा गया। मोहम्मद रियाज और अबू काशम कश्मीर पीओके की मस्जिद में नमाज पढ़ते टाइम मारा गया। 8 जून 2002 को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर कनेडा में गुरुद्वारा साहब में मारा गया। 6 मई 2023 को पाकिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवड़ पाकिस्तान लाहौर के जौहल कस्बे में अपने घर में ही मारा गया। जो परमजीत सिंह पंजवड़ था वो लाहौर के पास में एक जौहल टाउन है, कस्बा है, वहाँ पे वो रहता था और अपने रियल स्टेट का कारोबार करता था परमजीत सिंह पंजवड़। वो मॉर्निंग टाइम में अपने हरे हरे घास कॉलोनी के बीच में कोई शायद पार्क होगी, जो अपने घर में ही वो अपने 2 बॉडीगार्ड जो पंजाब पुलिस पाकिस्तान के थे उनके साथ टहल कर रहा था, घूम रहा था। कोई बाहर से अनपछाते व्यक्ति आए जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं हुई, कोई पहचान नहीं हुई। वो आए और वो तीनों को मार के चले गए और मारने वालों का भी कोई भी अता पता नहीं चला। फरवरी 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। फरवरी 2023 में सैयद रजा खालिद कराची में मारा गया। 2023 में आतंकवादी जहूर मिस्त्री कराची में मारा गया। मुफ्ती कैसर फारूक 30 सितंबर 2023 को पाकिस्तान शहर कराची में मारा गया। रुपदुमन सिंह मालिक जुलाई 2022 में सरी के गुरुद्वारा साहब में सरी में वो अपने जो उसका स्टोर था, घर से स्टोर में गया था और गाड़ी के बीच में मार दिया गया। और एक और आतंकवादी जो कि मुंबई में के लिए मुजरम था, वो 1-2 दिन पहले ही मरा था, जो कि किसी जेल में था। उसके खाना खाने के लिए, जैसे मैं पीछे भी बता चुका हूँ, एक खास किस्म का अर्दली लगाया हुआ था। उनके लिए एक कुक था, वो कुक ने उसको जहर दे दिया और खुद भाग गया। वो कुक था वो जेल के अंदर मारा गया। उसको लाहौर जहाँ इस्लामाबाद मिलिट्री हॉस्पिटल में भी लेके गए थे, लेकिन वो बचा नहीं सके, वो मर गया। एक और खालिस्तानी जो आतंकवादी था, जिसको पंजाबी में खाड़कू कहते हैं, जिसका नाम था उसका जो भिंडरांवाले का जो भतीजा था, उसका नाम पता नहीं क्या सिंह रोडे था। जो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, नाम तो बहुत फिलहाल उसका जो आतंकवादी रोडे था वो मारा गया। वो काफ़ी साल से भगौड़ा था। जो जसवीर सिंह रोडे का भाई है,
जो हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार हैं, उनका जो बड़ा भाई था वो करीबन 72 साल की उम्र में था। और उनका वो लखवीर सिंह रोडे, लखवीर सिंह रोडे जो था, जो कि अकाल तख्त के साबका जथेदार हैं, शायद मनजीत सिंह रोडे है, उसका भाई था। और बड़ा भाई और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जो आतंकवादी ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए थे, उनका भतीजा था, वो मारा गया। वो बोलते हैं कि दिल का दौरा पड़ा था। दुनिया कहती है कि पहले तो कभी किसी को जुकाम तक नहीं हुआ, अभी अचानक दुनिया में आतंकवादियों को दिल के दौरे भी पड़ने लग गए। हाँ, अभी कभी किसी को बोलते हार्ट अटैक हो गया। एक और था जो खंडा खंडा था, जो इंग्लैंड में मारा गया था, उसका नाम था, इसमें मेरी लिस्ट में वो उसका खंडा साहब का नाम नहीं है, लेकिन खंडा साहब को भी टपका दिया गया था, उसको भी निपटा दिया गया था। जो कि एक खंडा खंडा जिसका नाम पता नहीं क्या सिंह खंडा था, वो खंडा साहब जो है KTV के ऊपर भी आते थे और आतंकवाद के एक खानदानी आतंकवादी थे, जहाँ दहशतगर्द थे, जहाँ टेररिस्ट थे। वो भी KTV में जो अपने खालिस्तान का इंग्लैंड से प्रचार करते होते थे, वो भी इस हार्ट अटैक होने से बोलते हैं जी उसको कोई ब्लड कैंसर हो गया था, और पता भी एक हफ्ता पहले चला था, वो भी हार्ट अटैक होके मर गया। यानी कि दुनिया में जो ये वोटें हुई हैं, ये इलेक्शन हुई हैं, इसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। जो कि प्रो इंडियन हैं, उनको ये यकीन हो गया है कि मोदी साहब जो हैं, उनके राज में जो मुल्क महफूज है, हिफाजत में है। जो देश के दुश्मन बाहर बैठ के, देश के अंदर या बाहर बैठ के जो देश के खिलाफ साजिशें रचते थे, जो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे, उनका अंजाम भी उनका भी हाल वही हुआ जो वो देश का करते थे, देश नेशनल लोगों का करते थे। वो आज दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके छुपें, उनको टपका दिया जाएगा, उनको निपटा दिया जाएगा, उनको ठुकवा दिया जाएगा। तो ये है कि मोदी साहब तो पहले भी कई स्पीचेज में बोल चुके हैं कि वो दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। अभी दुश्मन भूल जाए कि अभी कांग्रेस का समा कैसा था, कब देश के दूसरे देश से के बाहर जो देश के दुश्मन आराम करते थे और स्वर्ग और जन्नत की तरह सुख और आनंद मानते थे। अभी मोदी सरकार में ऐसा नहीं होगा। देश के अंदर अगर कोई दंगा फसाद करने वाला है, उनके घरों पे भी डोजर चलेंगे। और अगर देश से भाग के कोई देश का दुश्मन कनेडा में बैठ जाएगा, अमेरिका में बैठ जाएगा, यूरोप में बैठ जाएगा या पाकिस्तान में बैठ जाएगा, तो वो भी महफूज नहीं है। क्योंकि अभी देश के हाथ बड़े लंबे हो चुके हैं, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं और अपराधी के गले तक पहुंची जाएंगे, और जैसे ये मैं जिनके नाम गिने हैं वैसे पहुंचे हैं। तो जो प्रो नेशन लोग थे, उनको इस चीज़ की गारंटी मिल गई कि मोदी साहब जो कहता है वो करता है। आतंकवादियों के, नक्सलवादियों के खिलाफ जहाँ और गैंगस्टर के खिलाफ, और जो नहीं कहता वो तो बिल्कुल करता ही है। तो लोगों का यकीन आ गया था। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि भाई मोदी साहब ने जो फ्री में बेनिफिट देने के लिए बड़े प्लान जारी की थी कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ऐसे दूंगा, मैं वैसे दूंगा। मोदी साहब ने जितने ऐलान इलेक्शन के टाइम में किए थे, उससे ज़्यादा ऐलान कांग्रेस ने किए थे। लेकिन मोदी साहब की बातों पे अवाम को, पब्लिक को यकीन हो गया। थोड़ा मैं उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ, पर राहुल गांधी की बातों पे कम यकीन हुआ। और केजरीवाल और भगवंत मान की जो कुल्फी गर्मा गर्म वाली गप्पें थी, उन पे तो उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं किया। और आम आदमी पार्टी का तो इतना बुरा हाल हुआ, उन्होंने दिल्ली और पंजाब ही समझ रखा था कि ये तो हमारे अपने ही राज है, भी चलो जो हम मर्जी गप्पे शप्पे सुनाएं, अवाम इसके ऊपर यकीन करेगी और वोटें डाल देंगे। पर इनका तो खाता भी नहीं खुला। बहुत बुरी हाल हुई है आम आदमी पार्टी की। और कांग्रेस को भी बड़ी फेल होया है। कांग्रेस की हाईकमान को मेरी यही बेनती है
कि जो उन्होंने पहले गलती की है, जो कांग्रेस के वफादार लीडर थे, जो पुराने सीनियर सिटीजन थे, वो पप्पू को पास कराने के चक्कर में, पप्पू को प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में उनके मन में ये था कि भी जैसे पप्पू के पापा भी प्राइम मिनिस्टर थे, पप्पू के जो है दादी भी प्राइम मिनिस्टर थी, पप्पू के डैडी के नाना भी प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए पप्पू जीत जाएगा। और पप्पू को हीरो बनाने के लिए बड़ी लूम्बड़ चालें चली गई, बड़ा टोपी ड्रामा चला, पर लोगों ने पप्पू के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं किया कि पप्पू यहल है, पप्पू नाहल है, पप्पू नाकाम है। पर हुण जो पप्पू की और पप्पू की खानदानी करतूतें हैं, उनका मटका भरा हुआ था, जो कि मोदी साहब ने मार के किक तोड़ दिया है। अभी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को उनका नमाज जनाजा पढ़ने से भी कोई रोक नहीं रह सकेगा। इस बार तो मतलब इस जो आखिरी रस्म पूरा करने के लिए, जिसको मोदी साहब बोलते हैं कि कांग्रेस फ्री भारत, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो फ्री कर ही दिया है। वो ऐसे कर दिया है और जैसे नट के ऊपर बोल्ट जो चूड़ी चाड़ी घिसने के साथ हो जाता है, फ्री हो जाता है, ऐसे भारत को कांग्रेस फ्री करने के लिए ऐसी फ्री करना है जैसे कांग्रेस के नट वगैरह है वो फ्री हो जाएंगे और फिर कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। और दूसरी तरफ मोदी साहब ने तो कमाली कर दिया बीजेपी को, तो उसकी ऐसे मतलब उसके ऊपर सफेदा लगा के धागा धूगा लपेट के ऐसी चूड़ी टाइट की बीजेपी की कि पता नहीं ऊपर मेग बिल्डिंग भी कर दी। अभी तो हिलने का नाम नहीं लेगा बोल्ट। 2024 में क्या 2034 तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में रहेगी और बीजेपी ऐसे ही सफलता के झंडे गाड़ती जाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का खात्मे की तरफ और आम आदमी के लिए भी शायद आने वाली वोटों में पता चलेगा कि पब्लिक का मूड किस तरफ जाएगा। मुझे तो पहले याद है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत, जो सबसे बड़ी कामयाबी है, वो डिस्ट्रिक्ट संगरूर जहाँ से भगवंत मान MP बनते थे, वहाँ से बीजेपी ने हासिल की। जहाँ पर उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा था, यानी कि उसको केवल सिंह ढिल्लों साहब भी आके ना तो उन्होंने कोई रोड शो किया, ना उन्होंने कोई रैली की, ना मोदी साहब आए, ना उन्होंने कोई किसी से वोट मांगे। बिना वोट मांगे हुए भी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, हमारी इस जो संस्थ एरिया है, 72,000 से ज़्यादा बीजेपी को वोटें मिली है, जो इस बात का विटनेस है कि मोदी की अहमियत कितनी है दुनिया में और कितने लोगों का भरोसा और यकीन है। 72,000 से ज़्यादा संगरूर के वोटरों ने इसलिए भी वोट डाल दी कि ना तो मोदी साहब ने उसको कोई लारा लप्पा लगाया, ना कोई लॉलीपॉप दिया, ना कोई चूसा दिया, ना कोई टॉफी दी, ना कोई पतासा दिया, ना कोई खुरमा दिया। फिर भी उन्होंने संगरूर इलाके के लोगों ने 72,000 से ज़्यादा वोटें डाल दी। आकाश मोदी साहब जहाँ पे रैली करते, बड़े बड़े ऐलान करते, कोई जहाँ पे फैक्ट्री लगाने का, कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान करते, नौजवानों को कोई बात कहते, जहाँ पे रोड शो होता, पूरा जोर शोर चाम दाम से, जहाँ जैसे इन राज्यों में लगाया है वैसे जोर पूरा लगाया जाता, तो लाजमी बीजेपी का आदमी जीतना था। ये आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए मेरी बेनती है, ये आपके लिए प्रोग्राम है, आप जरा सुने, नहीं तो फिर ये ना हो जैसे बाकी 4 स्टेटों में आपका हाल हुआ है, पंजाब में भी वहाँ ऐसी हाल हो। पर एक आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होना, अपने आम आदमी पार्टी का एक वोटर होने के नाते, सपोर्टर होने के नाते, वफादार होने के नाते, तो मुझे उम्मीद है कि पंजाब में वो खट्टी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा जो 4 स्टेटों में हमारी पार्टी को, हमारी जमात को करना पड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने जो भी वहाँ पर रोल प्ले किया है 4 स्टेटों में, उसमें तो विरोधी दल भी और कुछ में मीडिया, सोशल मीडिया पे तो टीचर मजाक चल रही है और बोलते हैं कि जी वो बोलते हैं कि जी जो आम आदमी पार्टी है वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ने गई ही नहीं। सुनने में तो आया जितनी रैली इन्होंने की है, जितना इनके लोगों ने जोर लगाया है,
दूसरी पार्टी खास तौर पे बीजेपी ने भी नहीं लगाया, जितने रोड शो किए, जितना जोर लगाया, जितने बड़े बड़े ऐलान किए इन्होंने। ये तो यहाँ तक भी कह देते थे कि पंजाब के लोगों को अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बोलते थे कि जी अ, बोलते थे कि जी अपने बोलते थे कि आप पंजाब के लोगों को फ़ोन करके पता लगा लें, वो आपको गारंटी दे देंगे। मोदी साहब की गारंटी के पीछे मत लगो। अगर आपने गारंटी लेनी है तो पंजाब में फ़ोन करके देखें। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्क का ज़माना है। आप फ़ोन करके कॉल देखें, आपको पंजाब के लोग गारंटी दे देंगे कि भगवंत मान साहब की सरकार ने कितने काम की है। ये चुटकुले मीडिया में चल रहे हैं। और प्राइम एशिया में एक स्वर्ण सिंह टैना पत्रकार हैं, वो ये बात सुना रहे थे कि किसी ने पंजाब में मतलब फ़ोन करके देखा, पंजाबियों से पूछा, जो कि गारंटी सरदार भगवंत मान और केजरीवाल साहब दे रहे थे। और उन्होंने पूछा कि भाई साहब और सरदार जी क्या हाल चाल है, हम छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, हम राजस्थान से आपके पड़ोसी नेबरहुड भाई बोल रहे हैं, पंजाब क्या क्या हाल चाल है, अभी भगवंत मान साहब की सरकार आई है, वो कैसे हाल चाल है, क्या आपके पास कोई गारंटी है आम आदमी पार्टी को देने के लिए। वो बोलते हैं जी, आगे से वो जवाब देते हैं कि जी क्या फ़र्क पड़ा है, जैसे पहले थे वैसी है, वैसी नशा चल रहा है, वैसे झूठे केस पड़ रहे हैं, वैसे हर काम में 2 नंबरी हो रही है, करप्शन भी वैसी है, वैसे ही बुरा हाल है जैसे हाल चन्नी साहब बकरी चोते चोते छोड़ गए थे। ये चन्नी साहब बकरी चोते थे, अभी भगवंत मान जी पता नहीं कौन सी भैंस चोते हैं कि गधी चोते हैं। तो इस टाइप के मतलब मैं थोड़ा सा मसाला लगा लिया और चुटकुले सुना रहे थे कि उन्होंने किसी से फ़ोन करके पूछा और आगे से जवाब जो मिला उससे उनकी गारंटी कैंसिल होगी, जो कि भगवंत मान साहब और केजरीवाल साहब गारंटी दे के आए थे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाहर वाले लोगों को, जो 4 स्टेटों के लोगों को। तो 5वीं स्टेट थी जो मिजोरम के, उसमें भी वहाँ की लोकल जमात जीत गई है और वहाँ पर भी बीजेपी खाता शायद 2 सीटों में खुलने के लिए कामयाब हो गई है। वैसे वहाँ पे कम ही सीटें होती हैं, MP MLA कम ही होते हैं, पर फिर भी सुना है कि 2-4 सीटें वहाँ पे भी बीजेपी खाता खोलने में कामयाब हो गई है। तो बीजेपी के जो लोग थे, उन्होंने जो दिन रात मेहनत की, खास तौर पे धड़ेबंदी से ऊपर उठ के जो मेहनत की, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका धन्यवाद ही है, मेरी तरफ से तो शुक्राना ही है, जिन्होंने मुल्क हित के लिए, क्योंकि कल हम सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया की बातें सुनने और सोशल मीडिया में अपने बातें रखने के लायक हो गए। हम 2-4 घंटे बोल सकते हैं किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। तो ये सब बीजेपी के जो लोगों ने मेहनत किया, उन्होंने अपनी जथेबंदी लेवल पे, जो धड़ेबंदी से ऊपर उठ के जथेबंदी लेवल पे चल के ये काम किया है। बाकी जो इंडिया है, इंडिया के बारे में क्या बताएं। कांग्रेस की जो 70 साल मेहनत है, जो उन्होंने 70 साल मशक्कत की है, उन्होंने 19 से पहले पाकिस्तान से लेके जो कांग्रेस की कारगुजारी है कि पहले पाकिस्तान कैसे बना और कैसे 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए, अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टी, अपना एरिया छोड़ के हिंदुस्तान में आए, इस मेनलैंड हिंदुस्तान में आए। कितना नुकसान इस देश के लोगों को सहन करना पड़ा और कितनी बर्बादी हुई आज़ादी के वक्त और आज़ादी के बाद में। अब तक जो कांग्रेस की कारगुजारी है, जो आज़ादी से पहले थी, खासतौर पे जब मुल्क आज़ाद होने के करीब पहुंच गया, तो नेहरू साहब का क्या रोल था, उनकी क्या कारगुजारी थी, उनका क्या शख्सियत थी, क्या उनसे चुक हुई, उसकी बदौलत क्या क्या खमियाने इस देश को भुगतने पड़े, पब्लिक को भूखने पड़े, कितनी मरमरैया हुआ। और उसके बाद में 1962 में और फिर 1965 और 1971 और एमरजेंसी के टाइम, ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम
कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ, और भोपाल गैस कांड, और नॉर्थ ईस्ट में जो कि मिजोरम वगैरह में जो बम्बिंग हुई थी, जो नॉर्थ ईस्ट में पॉलिसियाँ रही हैं कांग्रेस की, उनके बारे में, और श्रीलंका में जो एलटीटी हिंदू भाइयों के साथ जो नरसंहार हुआ उनके बारे में सारी खुल के हम चर्चा करेंगे अगले भाग में, या मैं आप समझ लो कि अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करो। इस मुद्दे के लिए मैं अगले 1-2 मिनट में इस वीडियो की समाप्ति करूंगा, और फिर नेक्स्ट एपिसोड भी आज ही शूट किया जाएगा। इसको 2 भागों में, एक आज वीडियो आएगी, एक कल को आएगी वीडियो। तो आज तो ये थी जो कांग्रेस की अभी तक की 70 की 100 साल कारगुजारी ही लगा लो। आज़ादी के पहले ही उन्होंने मेहनत मशक्कत की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान टूट के एक अलग मुल्क बना। उसमें जिन्ना साहब का क्या रोल था, नेहरू साहब का क्या रोल था, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी से लेके जो राजीव गांधी, नरसिम्हा राव सरकार, और देश आज़ादी के वक्त और आज़ादी के बाद में जो कांग्रेस ने जो भी अच्छा और बुरा जो भी रोल प्ले किया, उसकी जन्म कुंडली जो है हमने तैयार कर रखी थी पहले भी, पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं सोचता था कि मैक के साथ अच्छी क्वालिटी आएगी, अच्छी बढ़िया बनेगी। तो मैक की बजाय अभी ये जो हेडफोन लगा के मैं कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया हिंदी बोलने की, आपको अपने मन की बातें जैसे मोदी साहब सुनाते हैं, ऐसे इस शो में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करूँ। तो पहले शुरू में तो मुझे काफ़ी दिक्कत थी हिंदी बोलने में। काफ़ी लंबे समय के बाद में मुझे हिंदी बोलने का, हिंदी में अभ्यास करने का मौका मिला था, तो उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। और एक मेरी और बेनती है कि मैं जल्द ही अपना पंजाबी में और हिंदी में 2 यूट्यूब चैनल अलग-अलग बनाऊंगा, और 2 फेसबुक चैनल फेसबुक पेज भी बनाऊंगा, जो एक पंजाबी में होगा, एक हिंदी में होगा। हिंदी भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, पंजाबी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं अपनी मन की बातें जो समाचारों से सुनता हूँ, समझता हूँ, सोशल मीडिया से जो भी मुझे खबर मिलती है, न्यूज़ मिलती है, उसको सुन के, समझ के, बाच के, और अपना अध्ययन करने के बाद में, जिसको इंग्लिश में शायद एनालिसिस करने के बाद में, मैं वो बातें जो देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, वो आपके रूबरू रखूँगा, और कोशिश करूँगा बिल्कुल साधारण और सिंपल भाषा में आपके आगे अपने इस ब्लॉग के जरिए या इस एपिसोड के जरिए मैं पेश करूँगा। सो ब्रेक लेने की अनुमति दो, अगले भाग तक मेरा इंतज़ार करो। जय हिंद, वंदे मातरम, रब रखा, अकाल सहाय।